हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SRN क्लासेस पे। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सीटेट यूपी 2020 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का 30 क्वेश्चन का सेट जो होता है, उन्हीं सेट को लेके आया हूँ मैं। पहला सेट लेके आया हूँ। ठीक है, एग्जाम देना है तो पूरा देखिए, थंबनेल देख लिया है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में रेड कलर बटन है, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। SRN क्लासेस इन्वायरमेंट स्टडीज का, ठीक है, 30 क्वेश्चन का सेट है। वन लाइनर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए बेटर होगा। इससे के पहले मैंने आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक सेट पूरा अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज का सेट 30 क्वेश्चन का, ठीक है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, नगरों में पर्यावरण संतुलन होता है। ठीक है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। कैसे होता है? मल निकासी से, आवासीय समस्याओं से एवं जलायु लकड़ी से। क्या है? मल निकासी से, आवासीय समस्याओं से एवं जलाऊ लकड़ी से नगरों में पर्यावरण असंतुलन के ये प्रमुख कारण है। आपको इस बात को हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। पूरा क्वेश्चन देखना है, 30 क्वेश्चन की सीरीज है, कोई क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी आपके प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, टाइम को हम खुद वेस्ट नहीं करेंगे। पर्यावरण हास की पर्यायवाची है। पर्यावरण हास मतलब क्या होता है? निगेटिव पार्ट। ठीक है, पर्यावरण हास का पर्यायवाची है। क्या है? पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण एवं पर्यावरण अपकर्षण। ठीक है, समझ में आ गया? पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण एवं पर्यावरण अपकर्षण जो है, ये पर्यावरण हास के पर्यायवाची हैं। हास मतलब होता है कि हम पर्यावरण को क्या करें, कटाव करते रहें और नए पौधे मत लगाएं, और जो जंगल हमारे हैं वो सब नष्ट करते रहें, तो क्या होगा? पर्यावरण कमजोर होगा, और वही पर्यावरण ह्रास का कारण बनता है। चलते हैं अगला देखिए। पर्यावरण ह्रास होता है, क्या होता है? प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से एवं पर्यावरण आघात से। ठीक है, मान लीजिए कोई भूकंप आ गया या फिर कोई जल, ठीक है, सुनामी आ गई, तो क्या होगा? इसे प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, या जंगल में आग लग गई, इस वजह से क्या होगा? पर्यावरण में ह्रास होता है। ठीक है, और कुछ मानव के द्वारा जो जंगलों की कटाई बहुत ही तीव्र स्तर पे होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पर्यावरण का ह्रास का कारण बनता है। तो इसका आंसर आपने क्या होगा? प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से एवं पर्यावरण आघात। आघात मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। अगला पॉइंट देखिए, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण कैसा होता है? असंतुलित होता है। ठीक है, वहाँ पे मरुस्थल जानते ही हैं आप, वहाँ क्या होगा? पर्यावरण असंतुलन होता है। तो ये आप बहुत अच्छे जानते हैं, मरुस्थल का वर्ड ही आप समझ गए होंगे क्या बात कह रहा है। तो मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, कैसा होता है? असंतुलित होता है। चलते हैं पांचों क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है। पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही पर्यावरण का संरक्षण करना है। इस चीज को ध्यान रखिए, तभी लोग बोलते हैं ज्यादा सीधे पौधे लगाओ, पेड़ों हरे पेड़ों को मत काटो। जो आपको गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, इसी का मतलब है पर्यावरण संरक्षण करना। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या है? पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है। अगला पॉइंट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है। तो पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पारिस्थितिक कारक। ठीक है, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है पारिस्थितिक कारक। तो 6 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत जल्दी आपको 4 जो आपके मल्टीपल चॉइस की तरह क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन की तरह, मैं वो भी अवेलेबल कराऊंगा। फिलहाल मैं सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो पारिस्थितिक तंत्र जीवी समुदाय और निर्जीव घटक। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? दोनों होते हैं, जीवित समुदाय और उसके निर्जीव घटक। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र मैं बहुत जल्दी इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसपे से पारिस्थितिक तंत्र के ही क्वेश्चन होंगे। इससे पहले मैंने आपको इकोलॉजी जो जैव विविधता है उसका वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा ईवीएस के सारे आपके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जो चैप्टर चाहिए उस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। अगला देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? वो आपका पुणे में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया? पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? वो आपका पुणे में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, डार्विन का उत्कर्ष का सिद्धांत
आधारित है, किस पे है? डार्विन का उत्काश सिद्धांत किस पे आधारित है? ये उत्परिवर्तन पे आधारित है, ठीक है। डार्विन का उत्काश सिद्धांत आधारित है, ये आपका उत्परिवर्तन पे आधारित है। तो आपको, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग को परिभाषित करने वाले पर्यावरण थे, ठीक है। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग शब्द का परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद कौन थे? ये थे अर्नस्ट हैकेल। हैकेल ने ही पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित किया है, ठीक है। पूछा था अर्नस्ट हैकेल जो है आपके, इन्होंने ही पर्यावरण में जो आपका है पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग इन्होंने ही परिभाषित किया है इसको। अगला पॉइंट देखिए, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। फिर नोट कर लीजिए, भारत में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? वो आपका पश्चिमी घाट है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चन आपका रिपीटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मिस मत करिए, सारे क्वेश्चन देखिए। आवास के जैविक घटक है, तो आवास के जैविक घटक क्या है? समस्त जीव। समस्त जीव जो है वो आवास के जैविक घटक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, बगुला एवं भैंसों का अन्योन्य आश्रय संबंध कहलाता है। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्य आश्रय संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? सहभागिता। क्या कहलाता है? सहभागिता। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए 14 नंबर, किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है, क्या है? अनुकूलन, ठीक है। अगर अनुकूलन नहीं होगा तो क्या होगा? वहां पे आप जानते हैं अनुकूलन कितनी जरूरी है। ये आपको परिस्थिति के अनुसार, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी चीज को ठंडी प्रदेश में आपको गर्म चीज कर दीजिए, तो क्या होगा? अनुकूलन के अकॉर्डिंग ही सब पॉसिबल होता है। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन के हेतु उपयुक्त लक्षण क्या है? अनुकूलन। अगला पॉइंट देखिए, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधे कहलाता है, क्या कहता है? एपीफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, एपीफाइट कहलाता है। तो ये पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधा क्या कहलाता है? ये आपका एपीफाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा गया होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। जिसको पर्यावरण पेपर देना है उसको ये पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिनस के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? एबोरिजिनस के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपका 17 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अलग से लगेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिए जाते हैं। एक्सकमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये इग्लू कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पता होगा आवास जो आपका चैप्टर है पर्यावरण का, उसमें से आपको ये क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। तो एक्सकमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को इग्लू कहते हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आपका जो आवास चैप्टर है पर्यावरण में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला है, ठीक है। अगला देखिए, एक्सकमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या है? तो एक्सकमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह कहलाता है ट्यूपिक, ठीक कहलाता है ट्यूपिक, ठीक है। तो एक्सकमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास ट्यूपिक कहलाता है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया। 19 क्वेश्चन हो गए, अब बचे सिर्फ 11 क्वेश्चन। मैं उन्हीं क्वेश्चन को बात करूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर 30 क्वेश्चन की सीरीज होती है, और 30 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में करने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर करिए, जिससे कि सभी को लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे और सभी के मार्क्स अच्छे हैं और एग्जाम एक बार में ही आपका एग्जाम ठीक है, क्रैक हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर देखिए, ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहते हैं? सहोपारिता, ठीक है, कहते हैं सहोकारिता, ठीक है। ऐसे जीव संबंध जिनमें संभावित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं
कहलाते हैं, क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहलाते हैं। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पाइरोगाइरा, हाइड्रला और यूकेलिप्ट यूलोट्रिक्स, ठीक है, क्या है ये, क्या है, जलोभिधि है, क्या है, जलोभिधि। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो नाम दिए गए हैं ये क्या है, जलोभिधि हैं। तो ये चीज़ भी आपको एग्जाम में पूछी गई है, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा। तो ध्यान रखिएगा क्या है, सब जलोभिधि हैं। अगला देखिए 22 क्वेश्चन नंबर देखिए। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा में नाइट्रस अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा होता है? नाइट्रस अम्ल। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? कौन होता है? नाइट्रस अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नाइट्रस अम्ल क्या है। तो ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में करिए नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री की लेवल पे। ऐसे बोलते हैं NO2 क्या है, N2O क्या है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा नाइट्रस अम्ल क्या है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 22 नंबर देखिए। 23 नंबर, हाइड्रोफाइट होते हैं, क्या होते हैं? पूछा जाता है हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो क्या होते हैं? समुद्री जीव को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स क्या है? ये आपका समुद्री जीव है, समुद्री जीव को ही हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? वो आपका समुद्री जीव होते हैं। 24 नंबर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक, ठीक है, नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है कितने? 1000 ग्राम में। 1000 ग्राम में लवणता को, ठीक है, हम व्यक्त करते हैं। फिर सुन लीजिए, लवणता को ठीक है, प्रति समुद्र जल में घुले नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है कितने ग्राम में? 1000 ग्राम की बात की गई है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। जिससे हिमालय आपने पढ़ा है ना, वैसे क्या है? हिमालय। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हिमानी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको 25 क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब बचे हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन होंगे, वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। मैंने अभी आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन करने कैसे हैं, जो आपको उन्हीं क्वेश्चन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। जब आपका एग्जाम शुरू होगा, ठीक है, उससे कई पहले आप मेरे बने रहिए। मैं बहुत जल्दी आपको आप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो 4 क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं, मैं उनके भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो बस आप प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, भूदृश्य का पर जल देखिए 26 नंबर। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं? इसे अपर्दन कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, समुद्र तक पहुंचने नदी द्वारा समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा अनेक नदियों द्वारा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो समुद्र का पार्ट है उसमें आपका क्लियर होगा। ठीक है, अगला देखिए, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र भृंग कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जल का पार्ट के ही क्वेश्चन है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट के 2 क्वेश्चन, आप इनको देख लीजिए। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है? 1000 में 35 भाग, ठीक है, 35 ग्राम, ठीक है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। समझ में आ गया? 1000 ग्राम में 35 भाग मतलब 35 ग्राम। ठीक है, अगला देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम?
22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई थिंक जो आपके 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के, ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल बने रहिए। आपका अपना चैनल, ट्रस्टेड चैनल कौन सा है? SRN क्लासेस। ठीक है, थैंक यू।